ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट में हम एक बैटरी का यूज करेंगे, एक स्विच का यूज करेंगे और एक रियोस्टेट का यूज करेंगे। वोल्टमीटर चाहिएगा और एक कंडक्टर चाहिएगा, ठीक है। एमीटर और कनेक्टिंग वायर से पूरा सर्किट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ है V by I इज इक्वल टू R। ओम्स लॉ कहता है कि V by R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो रेजिस्टेंस होता है कोई भी मटेरियल का, लाइक कॉपर का, ठीक है। अगर हम एक वायर ले लेंगे, हमने एक वायर ले ली 1 मीटर की, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम कितना भी इसमें से करंट फ्लो करें, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि V by R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लिया है। चलो अब देखते हैं। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे, हमने स्विच प्रेस किया और सर्किट क्या हो गया, क्लोज, मींस इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, हमने इसको प्रेस कर दिया, करंट फ्लो करने लग गया। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा तो हम पहले एमीटर की रीडिंग देखेंगे। क्या करेंगे, एमीटर की रीडिंग देखेंगे। नाउ नोट द एमीटर रीडिंग। एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। पहले हमने एमीटर की रीडिंग को नोट किया, फिर उसके बाद हम वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब देखेंगे जो हमारे पास रेशियो है V by I वो कितना आता है, ठीक है। जो हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग ली वो कहाँ रखेंगे, V की जगह, और जो एमीटर की रीडिंग ली वो क्या रखेंगे, I की जगह, क्योंकि एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अब V by R रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और चलते हैं। हम क्या करते हैं, अब की बार हम सर्किट में करंट को इंक्रीज करते हैं। करंट को इंक्रीज कैसे करेंगे, हमारे पास जो रियोस्टेट है पॉइंट सी पॉइंट पे देखो, ये जो रियोस्टेट है हमारे पास, इसको थोड़ा स्लाइड करके हम करंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हमने करंट को इंक्रीज किया सर्किट में। जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ सर्किट में, तो हम फिर एमीटर की रीडिंग दोबारा लेंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे। पहले हमने एमीटर की रीडिंग ली, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग ली, और हमने करंट इंक्रीज किया, उसके बाद दोबारा से रीडिंग ली। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से रीडिंग लेते हैं कि हमारे पास एमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, कितना करंट आ रहा है, और यहाँ वोल्टेज कितनी आ रही है। तो फिर से हम रेशियो निकालेंगे V by I का, करंट इंक्रीज करने के बाद, तो भी वो किसके इक्वल आएगा, जितना पहले आया था उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने करंट बढ़ा के देखा तो भी उतना ही रेशियो आता है, और करंट को सेम रखा तो भी उतना ही रेशियो आता है, और करंट को बढ़ाया तो भी उतना ही रेशियो आता है। तो ये क्या हुआ, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। देखो, जैसे हमने करंट को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया हमने करंट को, तो क्या करेगा, वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी सर्किट में, ठीक है। तो ये जो अपने पास रेजिस्टेंस आएगा R, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना है कि V by R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर। अभी गुड कंडक्टर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, देखो गुड कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे जिनका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो वेरी लो मिलेगा, मतलब जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। दोज सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। अब देखो जिन भी कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, वेरी लो होगा, उसको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें अपने पास एग्जांपल क्या होंगे गुड कंडक्टर में? देखो जो सबसे अच्छा कंडक्टर है हमारे पास वो है सिल्वर, ठीक है, उसके बाद है कॉपर। तो ये क्या है अपने पास? गुड कंडक्टर्स है। गुड कंडक्टर्स क्या हो गए? जिनका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होता है, उनको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? देखो रजिस्टर वो होगा जिनका रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर से ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ठीक है, अब देखो रजिस्टर में कौन कौन आएगा? जैसे अपने पास अलॉय है, कुछ अलॉय जैसे नाइक्रोम, ठीक है, तो नाइक्रोम क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, लाइक नाइक्रोम ये क्या है? रजिस्टर। ठीक है, मैग्नेन भी रजिस्टर है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होंगे? देखो इंसुलेटर वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस वेरी हाई मिलेगा, मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिकली इंसुलेटर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है। तो मतलब क्या है इसका? कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई है, हाई रेजिस्टेंस है। तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इंसुलेटर के एग्जांपल वुड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं जिनको, कि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और रबर हो गया, ये क्या है? सारे इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है क्या? चलो अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। पहले तो देखो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस, अब देखो जैसे हम किसी भी सड़क पे व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, अगर हमारी सड़क स्मूथ है तो हमारा व्हीकल इजीली चलता है, स्मूथली चलता है। अगर किसी सड़क पे स्पीड ब्रेकर्स ज्यादा है, ठीक है, तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, अपनी गाड़ी भी धीरे चलती है और हमें भी परेशानी होती है। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या काम करता है? एज ए स्पीड ब्रेकर। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस क्या है? अगर किसी सर्किट में छोड़ो, अब देखो ये वायर है, रेजिस्टेंस है इस वायर की प्रॉपर्टी। वो क्या प्रॉपर्टी है? कि ये ना करंट का अपोज करती है, मतलब करंट को पास होने नहीं देती। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? जो करंट को अपोज करती है, ठीक है, उसको इजीली पास नहीं होने दे रही। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट
थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ वायर या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। भाई इस वायर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो क्या करती है? करंट का अपोज करती है। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पीड का अपोज कर देते हैं, हमें वहां धीरे चलना पड़ता है, स्पीड नहीं बन पाती। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या है? इस वायर या कंडक्टर की प्रॉपर्टी है विच अपोजेस द करंट, जो करंट को अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? R इज इक्वल टू V बाई I। देखो ये हमने ओम्स लॉ से निकाला है। देखो ओम्स लॉ हमने क्या निकाला था कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया था? V इज इक्वल टू IR, R को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो वहां से रेजिस्टेंस निकल जाएगा V बाई I। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट, इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम। ओम, और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और सिंबल क्या है? ये। ओके, अब बात कर लेते हैं 1 ओम। अब देखो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? 1 ओम को डिफाइन करना है हमें, तो क्या करना है? यहाँ 1 ओम वैल्यू चाहिए हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे? भाई हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट पुट कर दे, और करंट है वो 1 एम्पियर पुट कर दे। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 से 1, तो 1 ओम आएगा। तो हम 1 ओम किसे कह सकते हैं? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। देखो जब भी कोई भी सर्किट होगा अपने पास, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस कंडक्टिंग मटेरियल या उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम है। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड किन पे करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, उनपे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं? तो हम उसके फैक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एंड थर्ड इज नेचर of the conductor, and fourth one is temperature of the conductor। देखो इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है अपने पास एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इन 4 पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ द conductor, and second is area of cross section of the conductor, and third is nature of the conductor, and fourth is temperature of the conductor। अब देखो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है
अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इनमें से ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर मैं लेंथ को डिक्रीज कर देता हूं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज, इसको डिक्रीज तो ये डिक्रीज। ठीक है, सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अगर मैं लेंथ, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, 1 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R मान लिया मैंने इसका रेजिस्टेंस। अगर मैं कोई सेकंड वायर लूं इसी मटेरियल की 2 मीटर की, अब क्या क्या कर दिया मैंने, लेंथ क्या कर दी, 2 मीटर कर दी, तो अब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, 2L, 2 मीटर हो गई अब की बात, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल, अगर लेंथ को मैं हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, देखो जो रेजिस्टेंस है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो अब की बार रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं, एरिया मैंने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ये। ठीक है, अगर एरिया को मैं डिक्रीज कर देता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब यहां से क्या देख सकते हैं हम, अगर मैं किसी वायर का सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का जो आगे का एरिया है वो, ठीक है, अब देखो वायर का आगे का एरिया ये है, ठीक है, मैंने क्या किया कि इस एरिया को मैं डबल कर देता हूं, ऐसी कोई वायर ले लो जिसका एरिया डबल है इससे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, एरिया को डबल किया, तो एरिया को मैंने डबल किया तो एरिया डबल हो रहा है, एरिया मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये डबल हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखो एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इंक्रीज कितने से कर रहे हैं, हमने एरिया को क्या कर दिया, डबल। अब एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हाफ, हाफ हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। तो जैसे एरिया को मैंने डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। अब देखो अगर मैं एरिया को हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लो एरिया ए है, इनिशियली एरिया ए है और मैंने एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, अब एरिया हाफ कर दिया मतलब ए से नीचे कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, अपोजिट चलते ही। ठीक है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, अगर ये मैंने हाफ से कर दिया, इसको हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का समझ आया। अब देखते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर, थर्ड कह रहा है नेचर ऑफ कंडक्टर। देखो नेचर पर भी डिपेंड करता है, अगर हम दो वायर ले, एक हमने कॉपर की ले ली, एक नाइक्रोम की ले ली, नाइक्रोम की ले ली, दोनों की लेंथ 1 मीटर है, इसकी भी 1 मीटर है, सेम लेंथ की है, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी सेम है, तो हर चीज दोनों की सेम है। तो अब हम देखते हैं, जो रेजिस्टेंस देखते हैं कॉपर में वो तो है कम, और नाइक्रोम में रेजिस्टेंस है ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि इनके मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा जबकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। देखो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 60 टाइम्स ऑफ कॉपर होता है। ठीक है,
मतलब कॉपर की वायर से 60 गुना ज्यादा होता है किसका, नाइक्रोम का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट, देखो टेम्परेचर का क्या है। देखो जो भी अपने पास मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी लगभग कंडक्टिंग मेटल्स हैं जो अपने पास कंडक्टर है अच्छे, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन सब के साथ क्या होता है, जैसे ही अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का बस इतना ही है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, समझ गए? ओके, तो यहां देख लेना, टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके।